मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की मिट्टी अर्थात पूरे सॉइल वाले पोर्शन को देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए आज की क्लास में हम जितने भी मिट्टी जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है उसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिले। आज हम केवल मिट्टियों के क्लासिफिकेशन अर्थात मिट्टी के संघटक, मिट्टी किससे किससे मिलकर बना है अर्थात मिट्टी के मिश्रण, ये सभी को समझेंगे और छत्तीसगढ़ की 1-2 मिट्टी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगला वीडियो में आपको पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ की जितने भी मिट्टी हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की मिट्टी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सॉइल। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ की मिट्टी में सबसे पहले अगर आप मिट्टी को पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको मिट्टी की परिभाषा पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मिट्टी पढ़ रहे हैं तो मिट्टी की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पर क्या है, पूरे के पूरे इस क्षेत्र में क्या मिलेगा, मिट्टी है। तो मिट्टी के अंदर आप क्या क्या देखेंगे, मिट्टी के अंदर आप पेड़ पौधे भी देखेंगे। अगर आप अपने घर के आसपास की मिट्टी को देखेंगे तो क्या मिलेगा, पेड़ पौधे भी मिलेगा और पेड़ पौधे के अलावा इसमें जीव जंतु भी मिलेंगे, पेड़ पौधे और जीव जंतु भी मिलेंगे। और उसके अलावा आपको यहाँ पर खनिज भी मिलेंगे, कई सारे खनिज मिट्टी के अंदर, जैसे खनिज के अलावा और जैसे आपको कंकड़ पत्थर मिलेंगे, कंकड़ पत्थर भी मिलेंगे। ठीक है, रेत भी मिलेगा। तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को आप क्या बोलते हैं, इसमें क्या रहता है, कार्बन, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ। इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और खनिज कंकड़ पत्थर, इसमें क्या कार्बन होगा क्या नहीं, तो आप इसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। तो मिट्टी में आपको कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दोनों मिलेगा। तो पहली बात, मिट्टी की परिभाषा में आप ये बोल सकते हैं मिट्टी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। मिट्टी जो है वो क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। तो क्या केवल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है ये, हाँ केवल कार्बनिक और अकार्बनिक ही आएंगे। लेकिन इसके अलावा याद रखिए किसी भी तत्व क्या, किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3। कौन कौन सा, याद रखिएगा, पहला है असंगठित और दूसरा होगा अर्धसंगठित और तीसरा होता है, याद रखिएगा, संगठित। जैसे संगठित मतलब होगा ऐसा पदार्थ जिसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते, अर्थात उसमें संगठन एकता बहुत होगी। अगर आप एक एग्जांपल से समझ रहे हैं तो मतलब जिसको तोड़ना बहुत कठिन होगा वो क्या होगा, उसमें वो संगठित पदार्थ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान सकते हैं पत्थर, क्या आप उसको हाथ से तोड़ सकते हैं, क्या नहीं। लेकिन असंगठित का मतलब होगा ऐसा पदार्थ जो बहुत भुरभुरा हो, जिसको आसानी से आप तोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हो जाएगा रेत, जो बहुत भुरभुरा है वो क्या कहलाएगा, असंगठित। और जो पूरा का पूरा संगठित है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, वो क्या कहलाएगा, संगठित। तो दोनों के बीच का क्षेत्रीय पदार्थ क्या कहलाएगा, अर्धसंगठित। तो अर्धसंगठित क्या आएगा, जो ना तो रेत की तरह भुरभुरा है और ना पत्थर की तरह कठोर है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा, याद रखिए, मिट्टी। आप ये बोल सकते हैं कि मिट्टी कैसा है, मिट्टी है एक अर्धसंगठित पदार्थ है। समझ आ रहा है, जो ना तो रेत की तरह भुरभुरा है और ना ही पत्थर की तरह कठोर है। तो मिट्टी का आप परिभाषा क्या लिख सकते हैं, बताइए। मिट्टी की परिभाषा हो जाएगी क्या, मिट्टी या सॉइल कार्बनिक व अकार्बनिक, मिट्टी कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का क्या है, एक अर्धसंगठित मिश्रण है, अर्धसंगठित मिश्रण है। आ रहा समझ में। तो मिट्टी का डेफिनेशन क्या देंगे आप, इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिख लीजिएगा। मिट्टी का डेफिनेशन यही होगा कि मिट्टी किसका मिश्रण है, मिट्टी जो है वो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का, जिसमें कार्बनिक का अर्थ क्या हो जाएगा, कार्बनिक का अर्थ हो जाएगा पेड़ पौधे जीव जंतु जिसमें कार्बन की मात्रा होगी,
और अकार्बनिक पदार्थ का मतलब हो जाएगा ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ जिसपे कार्बन की मात्रा नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा? अकार्बनिक पदार्थ। तो मिट्टी में दोनों प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, पदार्थ मिलेंगी, ठीक है। ये हो गया आपकी मिट्टी की परिभाषा। आ रहा समझ में? और इसी जीव जंतु जो कार्बनिक पदार्थ है, ये किससे, याद रखिए, पेड़ पौधे, वह क्या आ जाएंगे? जीव जंतु। पेड़ पौधे व जीव जंतु रहेंगे इसमें। अकार्बनिक की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल कार्बनिक की बात कर रहे हैं। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु जब सड़ गल जाते हैं, तब यही सड़ने के बाद, सड़ने गलने के बाद यही क्या बनता है? याद रखिएगा, ह्यूमस। यही क्या बनेगा? ह्यूमस बनेगा, जो कि मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ होगा, कार्बनिक मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु, जो कि सड़ जाने के बाद क्या बन जाते हैं? ह्यूमस बन जाएंगे। और यही ह्यूमस जो है मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए ह्यूमस के साथ साथ एनपीके भी जरूरी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उसको बाद में हम कवर करेंगे। ये है, याद रखिएगा, मिट्टी की परिभाषा, ठीक। तो याद रखिए, मिट्टी में अगर आपको बोल दिया जाए सॉइल में या मृदा में कौन कौन से मिश्रण होते हैं, कौन कौन से संघटक होते हैं, या मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें मिलकर, याद रखिएगा, मिट्टी बनती है, अगर आपसे क्वेश्चन आया तो देखिए, सामान्य रूप से मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें होती है शामिल, मैं स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या होगा। जैसे सबसे ज़्यादा आप देखते हैं मिट्टी में सबसे बड़ी मात्रा में, जो साइज़ में सबसे बड़े होते हैं, उसका नाम है ग्रेवल। हिंदी में आप इसको बोलते हैं बजरी। हिंदी में आप इसको क्या बोलेंगे? बजरी। ग्रेवल से छोटा होगा साइज में, मैं सब दिखा दूंगा। ग्रेवल से छोटा होगा, याद रखिएगा, सैंड। इसको आप क्या बोलते हैं? रेत। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखना है आपको। तीसरा इससे छोटा होता है और उसका नाम है सिल्ट। इसका नाम क्या है? सिल्ट। और इसको बोलते हैं हिंदी में गाद। और चौथा जो सबसे छोटा है आकार में, उसको बोलते हैं क्ले। इसी को बोला जाता है मृतिका, या इसी का एक अन्य नाम है चिका। इसी का एक अन्य नाम क्या है? चिका। तो मिट्टी में कौन कौन से संगठक होंगे या कौन कौन से मिश्रण होगा मिट्टी में? याद रखिएगा, बजरी होगा, रेत होगा, गाद होगा और मृतिका। चारों का फोटो मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा। याद रखिए, बजरी, आप इसको एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, छोटे कंकड़, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर को ही क्या बोल दिया जाता है? बजरी। और साइज में इससे छोटा होगा रेत, स्वाभाविक सी बात है, और इससे भी छोटा होगा सिल्ट, और सबसे छोटा होता है, याद रखिएगा, क्ले। तो आप याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, आटे के समान, आटे के समान चिकना होगा, क्या होगा? क्ले होगा। समझ आ रहा है? तो अगर बोल दिया जाए कि आकार के हिसाब से जमाइए, तो सबसे छोटा आकार में होगा क्ले, फिर हो जाएगा सिल्ट, तीसरे में सैंड, और सबसे बड़ा आकार हो जाएगा ग्रेवल। तो आप एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप मान लीजिए आटा गूंदने की कोशिश करें, आटा गूंद रहे हैं, तो अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो आटा, जो कि अभी मैं देखिए मैं क्या लिखा हूँ, आटे के समान है, मतलब आटा भी क्ले के रूप में है, मतलब वो काफ़ी चिकना है। और अगर आप इसमें पानी मिलाते हैं तो आटा जो है वो पानी को जल्दी ऑब्जर्व करता है, जल्दी अवशोषित करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत चिकने हैं, आकार में बहुत छोटे हैं। और जैसे ही आटा गूंद जाएगा तो वो आकार में बड़ा हो जाएगा, और आकार में बड़ा होने के बाद अगर आप उसमें पानी डालते हैं तो वो पानी को अवशोषित उतने मात्रा में नहीं करेगा जितना वो पहले आटे के रूप में पानी को अवशोषित करता था। तो गूंदने से पहले वो पानी को अधिक ऑब्जर्व किया है, और गूंदने के बाद आटा पानी को बहुत कम ऑब्जर्व किया। इसका मतलब यही है, याद रखिएगा, कि क्ले में चिकनाई अधिक है, या बोल सकते हैं मृतिका या जो चिका है वो चिकना है, और ग्रेवल जो है वो क्या है? बहुत का बहुत, यहाँ पे क्या है, आकार में बहुत बड़े हैं। सेम उसी प्रकार आटे का जो एग्जांपल दिया मैं, तो चिकनाहट की वजह से जो आटा है वो पानी को अधिक अवशोषित किया है। तो इसीलिए आप ये बोल सकते हैं कि ऐसी मिट्टी जिसमें क्ले की मात्रा अधिक है, वो उसकी मिट्टी की जल धारण क्षमता भी अधिक होगी। जैसे अभी आपको आटा का एग्जांपल दिया, आटा जो है वो अधिक पानी अवशोषित करेगा। क्यों? क्योंकि वो चिकना है।
तो जिस मिट्टी में क्ले की मात्रा अधिक होगी वो स्वाभाविक सी बात है वो पानी को अधिक क्या करेगा, अवशोषित करेगा, और पानी को अधिक अवशोषित करेगा मतलब उसकी जल धारण क्षमता अधिक होगी। और जिस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होगी, अगर आप उसमें पानी एक बार डाल देंगे तो पानी को बना कर रखे रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर किस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक है मतलब उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, उपजाऊ शक्ति भी क्या है, अधिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्ले अधिक है तो जल धारण क्षमता अधिक है, जल धारण क्षमता अधिक है मतलब उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी क्या है, अधिक है, या उपजाऊ क्षमता अधिक है। इतना समझ आ रहा है? याद रखिएगा, मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा ये ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की काली मिट्टियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्ले मिलेगा, ये पूरा अपन डिटेल देखेंगे। आज हम इसको देख रहे हैं कि मिट्टी में कैसे कैसे पदार्थ होंगे, कौन कौन से चीज़ें होंगी इसमें, ये सब देख रहे हैं। ठीक है, तो मिट्टी की परिभाषा है, मिट्टी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का एक अर्ध संगठित मिश्रण है। तो अकार्बनिक पदार्थ में आ जाएगा जितने भी आपके पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो सड़ गल कर क्या बन जाते हैं, ह्यूमस बन जाते हैं, जो मिट्टी के पोषक पदार्थों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और अकार्बनिक पदार्थ में आ जाएंगे जितने भी खनिज है, वो कंकड़ पत्थर, ये सब जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी। दूसरा आता है सॉइल, दूसरा आता है इसके संगठक मतलब कौन कौन से चीज़ों से मिश्रण से मिलकर बना है आपका ये मिट्टी। तो बना है ये ग्रेवल से बना है, सैंड से बना है, सिल्ट से बना है और क्ले से बना है। क्ले जो है आकार में सबसे छोटा है और सबसे बड़ा होता है ग्रेवल। ठीक है, तो जो जितना छोटा वो उतना ही पानी अवशोषित करेगा, इसलिए जिस मिट्टी में जितना ज़्यादा अधिक क्ले होगा उस मिट्टी की जल धारण क्षमता भी अधिक होगी, और जिसकी जल धारण क्षमता अधिक है वो मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये अगर आपको समझ आया होगा तो यकीन मानिए आप छत्तीसगढ़ की मिट्टी, अगर आप ये वाला पोर्शन देख लिए तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी को याद रखने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आप समझिएगा, एक सेकेंड। भारतीय मृदा एवं भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण, भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग ने, किसकी बात कर रहा हूं मैं, भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग, इसने छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। किसकी? छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को किसने? भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग ने, जिसमें सबसे पहले नाम आता है लाल पीली मिट्टी। सबसे पहले नाम आ जाएगा लाल पीली मिट्टी, ये याद रखिए, अभी केवल नाम लिख रहे हैं। दूसरा है लाल बलुई मिट्टी। दूसरा क्या है? लाल बलुई मिट्टी। तीसरा याद रखिएगा, आप क्रम वाइज लिखते जाएंगे तो तीसरा है काली मिट्टी। तीसरा क्या है? काली मिट्टी। चौथा है लेटेराइट मिट्टी। और पांचवा याद रखिएगा, पांचवा है लाल दोमट मिट्टी। पांचवा क्या है? लाल दोमट मिट्टी। तो सर्वाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में लगभग 50 से 60% क्षेत्रों में क्या मिलेगा आपको? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल बलुई मिट्टी आपको मिलेगा लगभग 30%, लगभग 30 से 35% के क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? लाल बलुई मिट्टी। काली मिट्टी मिलेगा छत्तीसगढ़ से 8 से 10% क्षेत्रों में काली मिट्टी है। लेटेराइट आपको मिलेगा 3 से 5% के क्षेत्रों में के आसपास क्या है आपका? लेटेराइट मिट्टी है। और लाल दोमट मिट्टी याद रखिए 1 से 2% भागों में आपको मिलेगा लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, केवल अभी आप देखते जाइए, इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, केवल हम छत्तीसगढ़ के देख रहे हैं कुछ हिस्सा। लाल पीली मिट्टी 50 से 60%,
लाल बलुई मिट्टी 30 से 35% और काली मिट्टी 8 से 10%, लेटेराइट मिट्टी 3 से 5% और एक आ जाएगा लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को। अब देखिए इसमें आपको इसका स्थानीय नाम लिखना है, कौन कौन से इसके स्थानीय नाम हो जाएगा। स्थानीय नाम मतलब छत्तीसगढ़ में इन मिट्टियों को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। लाल पीली मिट्टी का एक अन्य नाम क्या है? मटासी मिट्टी। और लाल बलुई मिट्टी का एक अन्य नाम है, याद रखिएगा, रेतीली मिट्टी, क्योंकि इसमें रेत की मात्रा अधिक है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? रेतीली मिट्टी। या इसका एक अन्य नाम है टिकरा मिट्टी। ठीक है, मटासी मिट्टी लाल पीली, लाल बलुई मिट्टी रेतीली मिट्टी को बोलेंगे, या लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी। काली मिट्टी के कई सारे नाम हैं। काली मिट्टी को आप कन्हार भी बोलते हैं, कन्हार मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी में कपास की खेती होगी, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलेंगे। ठीक है, और कपासी मिट्टी को कई स्थानों पर रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कपासी मिट्टी को कई जगह रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाएगा। लेटेराइट मिट्टी का नाम है, याद स्थानीय नाम है भाटा मिट्टी, या इसका एक अन्य नाम है, याद रखिएगा, मुरमी मिट्टी या मुरमी मिट्टी या मरुमी मिट्टी। कई जगह अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, तो लेटेराइट के एक अन्य नाम क्या है? भाटा मिट्टी स्थानीय नाम, और मुरमी मिट्टी। और लाल दोमट के याद रखिएगा इसका नाम है कछारी मिट्टी। ठीक, ये याद रखिए, ये नाम आपको याद रखना ही है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। लाल पीली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? मटासी। लाल बलुई क्या है? ये सब आपको रटना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जितनी भी मिट्टियां हैं उनके नाम को आपको रटना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको उसके स्थानीय नाम को भी रटना पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए, छत्तीसगढ़ की काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़ की, अगर मैं क्ले की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा, क्ले की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलेगा? क्ले। तो क्ले मिलने में कौन से मिट्टी पहले नंबर पर है? काली मिट्टी, अर्थात काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलेगा? क्ले मिलेगा। दूसरा सबसे अधिक मात्रा में लाल पीली में मिलेगा क्ले। दूसरा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? लाल पीली में। तीसरा याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको लाल बलुई में मिलेगा तीसरा। मतलब सबसे ज़्यादा 50 से 60% मिट्टी, जो मिट्टी का है उसका 50 से 60% हिस्सा काली मिट्टी में किसका है? क्ले का है। 50 से 60% क्ले पाया जाता है काली मिट्टी में। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है लाल पीली मिट्टी, थर्ड में आएगा लाल बलुई मिट्टी, और चौथे में याद रखिएगा, चौथे में आ जाता है लेटेराइट मिट्टी, और पांचवें में आ जाएगा, पांचवें में है लाल दोमट मिट्टी। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्ले अधिक है तो इस मिट्टी की जल धारण क्षमता, कौन कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता कितनी होगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे कैसे लगाएंगे इससे अंदाज़ा? बताइए आप खुद। जिसमें जितना क्ले हो उतना जल धारण क्षमता अधिक, तो काली मिट्टी में क्ले की मात्रा अधिक है, इसलिए काली मिट्टी की जल धारण क्षमता छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। याद रखिएगा, तो जल धारण क्षमता, याद रखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जल धारण क्षमता की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में किस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक है? क्वेश्चन आ जाए तो काली मिट्टी। उसके बाद सेकंड में किस में ज़्यादा है? क्ले। लाल पीली में, तो सेकंड में आ जाएगा लाल पीली मिट्टी में की जल धारण क्षमता अधिक है। तीसरे नंबर पर लाल बलुई, चौथे नंबर पर आ जाएगा लेटेराइट, और पांचवें नंबर पर आ जाएगा, याद रखिएगा, लाल दोमट मिट्टी। अर्थात लाल दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम है, और लाल पीली मिट्टी की काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है। ये याद रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि उपजाऊ क्षमता के आधार पर उपजाऊ सबसे अधिक कौन होगा, तो अभी मैं आपको बताया जिस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होगी वही तो उपजाऊ होगा। तो उपजाऊ के लिए भी काली मिट्टी क्या है? सबसे अधिक है। अच्छे देखा जाए तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी। और सेकंड में आ जाएगा, याद रखिएगा, लाल पीली मिट्टी।
क्यों? क्योंकि अधिक जल धारण क्षमता है। तीसरे में क्या आ जाएगा? लाल बलुई मिट्टी आ जाएगा तीसरे में। और चौथे में क्या आना है? चौथे में आना चाहिए लेटेराइट मिट्टी, लेकिन लेटेराइट मिट्टी नहीं आएगा। चौथे में आता है, याद रखिएगा, लाल दोमट मिट्टी, और 5वें नंबर में आ जाएगा लेटेराइट मिट्टी। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगा, मैं अभी आपको क्योंकि बताया हूँ कि जिस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक है उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी अधिक होगी। तो जल धारण क्षमता तो सबसे कम लाल दोमट का है, मतलब लाल दोमट की उपजाऊ शक्ति भी सबसे कम होनी चाहिए। आप फैक्ट के हिसाब से जाएंगे तो ठीक है, लेकिन मैं लेटेराइट मिट्टी पढ़ाने के समय पढ़ाऊंगा आपको, बताने के समय, कि लेटेराइट मिट्टी जो कि उपजाऊ शक्ति क्यों कम है। क्योंकि लेटेराइट एक निक्षालन विधि से बनता है जिसको आप लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, और ये लीचिंग प्रोसेस के तहत जितने भी पोषक तत्व हैं लेटेराइट मिट्टी के, वो सब के सब पृथ्वी के, या बोल सकते हैं आप, मिट्टी के निचले स्तर पर चले जाते हैं। तो जैसे ही मिट्टी के निचले स्तर पर चले जाते हैं पोषक पदार्थ, वैसे ही इसकी उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो जाती है। ठीक, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेटेराइट को स्पेशली अलग से बताऊंगा तब आपको समझ आएगा। तो ये याद रखिएगा, क्ले अधिक मतलब जल धारण क्षमता अधिक, और जिसकी जल धारण क्षमता अधिक उसकी उपजाऊ शक्ति भी अधिक। लेकिन आप इसमें गलत मत कर देना, क्योंकि जल धारण क्षमता सबसे कम किसकी है? लाल दोमट की, लेकिन उपजाऊ शक्ति सबसे कम किसकी है? लेटेराइट मिट्टी की। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ये केवल आपको याद रखना है, मैं क्ले बताया इसीलिए आपको बताया था, ये पूरा का पूरा याद रखिए, आपको नाम याद रखना पड़ेगा सबका। ठीक है, अब आप बार बार सुनते होंगे कि कोई मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, कोई मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। देखिए अभी आपको बताया मिट्टी में क्या होगा? मिट्टी में होगा क्ले, मिट्टी में होगा क्ले होगा, और क्ले के अलावा मिट्टी में होगा ह्यूमस। ह्यूमस होगा। ह्यूमस किसको बोलेंगे? पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को ही क्या बोला जाएगा? ह्यूमस बोला जाएगा। और उसके अलावा इसमें और क्या होगा? खनिज भी तो होगा, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो याद रखिए, मान लीजिए ये हिस्सा है क्ले का, ये है, मान लो क्ले है, ये है क्ले, ये क्या लिखा हूँ मैं? ये बोलते हैं क्ले। और क्ले में हमेशा चार्ज होता है, याद रखिएगा, निगेटिव चार्ज होता है क्ले में। क्ले में हमेशा ऋणात्मक आयन होगा। और इसी क्ले के चारों तरफ, इसी क्ले के चारों तरफ बाहरी इसका आवरण पूरा का पूरा इसको घेरे रहता है, और इसका नाम है ह्यूमस। क्ले को चारों ओर से कौन घेरा हुआ है? ह्यूमस। और खनिज में, जैसा कि आपको पता है, खनिज में क्या होगा? खनिज में होता है, याद रखिएगा, धनायन होगा, इसमें क्या होगा? ऋणायन होगा, और खनिज में क्या होगा? धनायन। अगर मान लो ह्यूमस के जैसे, ह्यूमस अगर क्ले के चारों ओर नहीं रहता तो पॉजिटिव आयंस, और आप बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये दोनों की ये खासियत रहती है कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। तो होना चाहिए था खनिज और क्ले को अट्रैक्ट होना चाहिए था भाई, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं तो अट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन बीच में कौन आ गया? ह्यूमस, जिसकी वजह से क्ले और खनिज जो है वो बॉन्ड नहीं बना पाए। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आप इसमें, इसी ह्यूमस में अगर आप मिला देते हैं पानी, इसी जो क्ले के ऊपर ह्यूमस है इसी में आप पानी मिला दिए मान लो, तो ये वाला स्थान है मान लो कुछ ऐसे मिट्टी का, यहाँ पर क्या है? ये वाला स्थान है पूरा का पूरा पेड़ पौधे वाला, ये इसका जड़ होगा, कुछ इस प्रकार से निकला होगा ऐसे जड़। तो अगर आप इसमें मान लीजिए पूरा यहाँ पर क्या है? ये वाला स्थान है जिसमें आपका क्या है? क्ले भी है, ह्यूमस भी है, और उसके अलावा इसमें आप क्या मिला दिए? पानी मिला दिए। यहाँ पर भी होगा क्या क्या? क्ले होगा, ह्यूमस होगा, और क्या हो गया? पानी मिला दिए। कई सारे ऐसे ऐसे स्थान बनेंगे, और इसमें अब कई सारे मिनरल्स भी तो होंगे, पोषक पदार्थ भी होंगे। तो ये जैसे आप इसमें पानी मिलाएंगे मिट्टी में, ये क्या बन जाएगा? एक बोलते हैं आप मिट्टी का ढेला बोलते हैं ना, वैसी इसी फॉर्म में आ जाएगा। और उसको क्या करता है? ये पूरे की पूरी क्ले में, ह्यूमस में और पानी मिला देते हैं, तो यही तो
मिट्टी के लिए पोषक पदार्थ का काम करता है। तो मिट्टी जो पेड़ पौधे हैं वो इसी पोषक पदार्थ को याद रखेगा। ऑब्जर्व मतलब इसी को पेड़ पौधे जो है क्ले को, ह्यूमस को, पानी को, मिनरल्स को क्या करते हैं, अपने लिए भोजन बनाने के रूप में या भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो जैसे ही इसको भोजन बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं या इसी की पोषक पदार्थों को, मिट्टी को, तो ये वाला स्थान अब खाली हो जाएगा। ये स्थान क्या हो गया, खाली हुआ। तो जैसे ही पोषक पदार्थों को पौधों के द्वारा या पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ये स्थान खाली हो जाएगा। और खाली होने से दो क्रियाएं होंगी, यहाँ तो यहाँ पे आ जाएगा, याद रखिएगा, या तो इसमें H+ आयन आ जाएगा, या तो इसमें आ जाएगा, याद रखिएगा, लवण आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? या तो इस खाली वाले स्थान पर H+ आयन आ जाएगा या तो लवण आ जाएगा। और अगर H+ आयन आया, अगर धनात्मक आयन आ रहा है तो इसी को बोला जाता है अम्ल। अगर धनात्मक उसके ऊपर चार्ज आ गया तो क्या बोलेंगे, अम्ल। अगर लवण आ गया तो लवण को आप क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज बोलते हैं, OH आयन। ठीक है, तो इसी को आप बोलते हैं, याद रखिएगा, क्षार बोलते हैं। तो पोषक पदार्थों को लेने के बाद ये स्थान खाली हो जाएगा। तो खाली होने वाले स्थान पे अगर H+ आयन आया तो अम्ल कहलाएगा, वो मिट्टी अम्लीय मिट्टी कहलाएगी। और अगर वो मिट्टी, अगर इसमें लवण आ गया, OH आयन आ गया, तो मिट्टी कैसी मिट्टी कहलाएगी, याद रखिएगा, अम्लीय मिट्टी। और यहाँ पर आ जाएगा क्षारीय मिट्टी। ठीक, तो समझ आया अम्ल और क्षार, जो मिट्टी है वो अम्ल और क्षार कैसे बनेगा। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा पूरा। तो छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी मिट्टी है जो अम्लीय और क्षारीय है। तो अब ये तो डिटेल पढ़ नहीं सकते कि कैसे अम्लीय और क्षारीय होगा छत्तीसगढ़ की सभी मिट्टियां, है ना। तो केवल आप एक ट्रिक याद रखिए। मैं आपको मिट्टी के कितने नाम बताया हूँ, पहला बताया हूँ, याद रखिएगा, लाल पीली मिट्टी। दूसरा नाम है लाल बलुई मिट्टी। तीसरा है लाल दोमट मिट्टी। और चौथा मिलेगा लेटेराइट मिट्टी। और पांचवा है काली मिट्टी। बस एक ट्रिक है, याद रखिए, कुछ स्पेशल इसमें है नहीं। जिस मिट्टी में लाल शब्द यूज हुआ है, जिस मिट्टी में लाल शब्द यूज हुआ है, वो याद रखिएगा, वो होगा अम्लीय मिट्टी। जिस मिट्टी में लाल शब्द यूज हुआ है वो मिट्टी क्या होगा, अम्लीय मिट्टी होगा। तो लाल शब्द किसमें यूज हुआ है, लाल बलुई और लाल दोमट, मतलब ये भी कैसी मिट्टी हो जाएगी, अम्लीय मिट्टी होगी। और उसके अलावा लाल दोमट भी कैसी मिट्टी हो जाएगी, अम्लीय मिट्टी हो जाएगी। और जिसमें लाल शब्द यूज नहीं हुआ है वो क्षार हो जाएगा। तो लेटेराइट और काली मिट्टी, ये दोनों के दोनों कैसी मिट्टी है, ये दोनों क्षारीय मिट्टी है। और ये भी कैसी मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है। ट्रिक याद रखिए, मतलब जहाँ पर छत्तीसगढ़ के जिस मिट्टी में लाल शब्द यूज हुआ है वो क्या हो जाएगा, अम्लीय। और जहाँ पर लाल शब्द यूज नहीं हुआ है वो क्या हो जाएगा, क्षारीय। तो फिर यहाँ पर क्या है, लाल और पीली दोनों शब्द यूज हुए हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की लाल पीली वाली मिट्टी लाल के कारण अम्ल भी है और पीली के कारण क्या है, ये क्षारीय भी है। तो छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टी एकमात्र ऐसी मिट्टी जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, कौन है, लाल पीली। बाकी लाल बलुई और लाल दोमट क्या है, अम्लीय मिट्टी है। और लेटेराइट और काली मिट्टी क्या हो जाएगा, क्षारीय मिट्टी। ये तो है अम्ल और क्षार। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अम्ल और क्षार क्या है, किससे इसको मापते हैं। तो अम्ल और क्षार को मापने का एक पैमाना होता है जिसका नाम है pH स्केल। इसका नाम क्या है, pH स्केल, जो 1 से 14 तक का होगा। और अगर इस pH स्केल में अगर आपको मिट्टी का, अगर आपको अम्लीयता या क्षारीयता को अगर मापना है तो एक स्केल होगा pH स्केल। अगर उस pH स्केल में 7 से कम दिखा दे, अगर मिट्टी का pH वैल्यू अगर 7 से कम दिखा दे तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, वो मिट्टी हो जाएगी अम्लीय मिट्टी। ठीक है। और अगर मान लीजिए 7 से अधिक दिखा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षारीय मिट्टी। और अगर 7 दिखा दिया जाए
तो याद रखिएगा अगर पूरा का पूरा मिट्टी पीएच वैल्यू अगर 7 दिखा दिया जाए तो ना तो वो अम्लीय होगा और ना तो क्षारीय होगा, ऐसी मिट्टी हो जाएगी उदासीन। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आप पढ़े हैं स्कूल में। 7 से कम होने पर अम्लीय, 7 से अधिक होने पर क्षारीय और 7 होने पर क्या कहलाएगा, वो उदासीन कहलाएगा। तो क्वेश्चन आया कि एक मिट्टी का पीएच मान क्या होगा, अर्थात कृषि के लिए सबसे उपयुक्त पीएच मान क्या होगा मिट्टी का। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मिट्टी का पीएच वैल्यू जो सबसे अच्छा होगा किसके लिए, कृषि के लिए, वो पीएच वैल्यू हो जाएगा 6 से 7.5 पीएच वैल्यू तक होगा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब अगर कोई मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 से लेकर 7.5 तक है तब वो बहुत अच्छी मात्रा में वो क्या है, कृषि के लिए उपयुक्त है। आ रहा समझ में। तो मान लो अगर कोई मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, या ऐसा बोल सकते हैं अगर मान लो कोई मिट्टी जो है वो अधिक क्या है, अम्लीय है। अगर कोई मिट्टी अधिक मात्रा में अम्लीय है तो उसको मान लो किसी मिट्टी की अम्लीयता जो है वो पीएच वैल्यू आ रहा है 4, तो अधिक अम्ल होगा मिट्टी तो भी से आप उसमें खेती नहीं कर सकते, और अधिक क्षार होगा तो भी से आप खेती नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लाना कितना है, 6 से 7.5। तो मान लो कोई मिट्टी अधिक अम्लीय है, मतलब 6 से भी बहुत कम है, तब आप उसको क्षार बनाने के लिए, या मान लो 4 मान लो है उसका पीएच वैल्यू, तो उसको 6 से 7.5 के बीच मिलाने के लिए आप उसमें मिलाते हैं चूना मिलाते हैं। और अगर मान लीजिए मिट्टी जो है अधिक मात्रा में अगर क्षारीय है तो उस मिट्टी की क्षारिकता को कम करने के लिए आप उसमें मिलाते हैं जिप्सम। क्या मिलाते हैं, उसमें जिप्सम मिलाएंगे। आ रहा समझ में। ये है छत्तीसगढ़ की अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। याद रखिए कुछ ट्रिक है छोटा सा कि कौन सी मिट्टी अम्लीय होगी, कौन सी मिट्टी क्षारीय होगी। ये आपको याद रखना है। मिट्टी का एक स्टैंडर्ड पीएच मान क्या होता है, 6 से 7.5, और अगर मिट्टी अधिक अम्लीय हो तो उसको अम्लीयता को कम करने के लिए चूना मिलाया जाएगा और क्षारिकता को कम करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक। चलिए अगला देखते हैं। एक सेकेंड। अगला हेडिंग है मिट्टी के पोषक तत्व। मिट्टी के क्या है, पोषक तत्व। तो याद रखिएगा मिट्टी में कौन कौन से प्रकार के पोषक तत्व होंगे। पहला है ह्यूमस, दूसरा हो जाएगा एन जिसको आप बोलते हैं नाइट्रोजन, जिसको आप बोलते हैं नाइट्रोजन। दूसरा होता है पी जिसको आप बोलते हैं फास्फोरस, और तीसरा हो जाएगा के जिसका नाम है पोटेशियम, जिसका नाम क्या है, पोटेशियम। तो मिट्टी में कितने प्रकार के पोषक तत्व, तो मोस्टली 4 प्रकार के होंगे। तो भारत की सभी मिट्टियों में और छत्तीसगढ़ की भी सभी मिट्टियों में याद रखिए लगभग सभी मात्रा ये ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सभी की कमी होगी। और सर्वाधिक कमी याद रखिएगा, सर्वाधिक कमी आपसे पूछ दिया जाए तो ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी अधिक होगी। किसकी, और ये तीनों में, और इस तीनों को क्या कहा जाता है, एनपीके कहा जाएगा। सभी को मिलाकर क्या बोलोगे आप, एनपीके बोलोगे। और एनपीके अर्थात मिट्टी में क्या क्या मिलेगा आपको, एन, पी और के मिलेगा। कौन कौन से तत्व मिलेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलेंगे। और ये कौन से मात्रा में होगा, ये होगा 4:2:1 में होगा। अर्थात मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होगा, फिर फास्फोरस होगा, फिर क्या होगा, पोटेशियम होगा। और सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। इसीलिए आप मिट्टी की में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप क्या खरीदते हैं, यूरिया खरीदते हैं। और इसी यूरिया में नाइट्रोजन क्या होता है, अधिक मात्रा में आपको मिलेगा। अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो आप कैसा यूरिया खरीदेंगे, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो। और अगर फास्फोरस कम है तो ऐसा यूरिया खरीदेंगे जिसमें फास्फोरस की मात्रा कम हो, फास्फोरस की मात्रा हो यूरिया में।
और अगर मान लो किसी मिट्टी में पोटेशियम की कमी है तो आप ऐसा यूरिया खरीदेंगे जिसमें पोटेशियम हो। तो पोटेशियम तो बहुत कम है, उससे भी थोड़ा और ज़्यादा है क्या, फास्फोरस। और सबसे अधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की ही सबसे ज़्यादा कमी है, इसलिए यूरिया में सर्वाधिक आपको क्या मिलेगा, यूरिया में आपको मिलेगा नाइट्रोजन मिलेगा। आ रहा है समझ में? जो कि अब धीरे धीरे ये बंद होते जा रहा है यूरिया, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है, और पेड़ पौधे और मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए भी क्या है, हानिकारक है। ठीक है, ये याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि मिट्टी में पोषक तत्व के रूप में ये आ जाएंगे। ठीक, चलिए ठीक है। अब देख लिए कि कैसे कैसे मिट्टी को हमने छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में, सब देख लिए हैं। अब आप बार बार एक शब्द सुनते होंगे छत्तीसगढ़ी में, एक का नाम आता है परिया। परिया किसको बोलेंगे? ऐसा क्षेत्र जिसमें खेती न की जा रही हो, क्या कहलाएगा, परिया। मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें आप क्या, खेती नहीं कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पीएससी का क्वेश्चन है। ऐसा क्षेत्र जिसमें खेती नहीं किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, परिया। और दूसरा आता है, याद रखिएगा, भर्री। दूसरा आप नाम सुनते होंगे, भर्री। ठीक है, तो भर्री किसको बोलेंगे, याद रखिए, भर्री ऐसा क्षेत्र जो आप बोल सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जिसके आसपास का क्षेत्र तो अधिक उपजाऊ है, लेकिन वही क्षेत्र उपजाऊ नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये वाला जो क्षेत्र है कुछ इस प्रकार का, ये है मान लो भर्री। तो भर्री के आसपास का जो ये वाला क्षेत्र है, जैसे पूरा का पूरा मान लो ये क्षेत्र क्या है, ये उपजाऊ है। और भर्री जो है वो इस आसपास के क्षेत्र से कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है। मतलब ये भी है, लेकिन इसकी उपजाऊ शक्ति क्या है, बहुत कम है, कम उपजाऊ है। तो भर्री क्या है, आसपास के उपजाऊ क्षेत्रों से कम उपजाऊ क्षेत्र, जहाँ पर आप अनाज की खेती नहीं करते, जहाँ पर आप अनाज नहीं उगाते। तो अनाज नहीं उगाते तो क्या उगाएंगे, तो यहाँ पर आप तिलहन की खेती करेंगे। तिलहन की खेती की जाती है कहाँ पर, भर्री में। क्यों? क्योंकि उपजाऊ शक्ति कम है तो अनाज नहीं उगा सकते, तो आप क्या उगाएंगे, वहाँ पर तिलहन की खेती करेंगे। आ रहा समझ में? तो आप इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, अर्थात अधिक उपजाऊ भूमि से लगा कम उपजाऊ क्षेत्र या भूमि जिसमें अनाज की खेती नहीं की जाती, वरन किसकी खेती कर रहे हैं आप, तिलहन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तिलहन की खेती की जाती है, क्या कहलाएगा, भर्री कहलाएगा। ये छत्तीसगढ़ के 2 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला है परिया, ऐसा क्षेत्र जिसमें भी खेती नहीं की जा रही है, और भर्री आसपास का उपजाऊ क्षेत्र लेकिन बीच का क्षेत्र कम उपजाऊ है, जहाँ पर आप अनाज की खेती नहीं कर रहे हैं, तिलहन वहाँ पर उगा रहे हैं या तिलहन की खेती कर रहे हैं, क्या कहलाएगा, भर्री कहलाएगा। ठीक है, तो आज हम बेसिक चीज़ों को देखे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में जितने भी मिट्टी है वो उसके क्या क्या संगठन है, कौन कौन सा मिश्रण है, कैसे बना है, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मिट्टी अम्लीय है, कौन कौन सी मिट्टी क्षारीय है, कौन कौन से मिट्टी का कलर कैसा होगा, क्या होगा, ये सब हम कल की वीडियो में देखेंगे। याद रखिएगा कि बार बार ये शब्द आता होगा कि हम मिट्टी से नहाते भी हैं, मिट्टी को हम अपने चेहरे में लगाते हैं, और उसका नाम आप सुनते होंगे मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, तो मुल्तानी मिट्टी के साथ साथ आप अपने चेहरे पर काली मिट्टी भी लगाते हैं। तो क्या आप लाल दोमट को लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्या आप लेटेराइट को लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेवल या बोल सकते हैं, अभी आपको समझाया था मैं, जो बजरी आप उसमें बोलते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो आप कौन सा मिट्टी, जैसे आप देखते हैं ना मुल्तानी मिट्टी, उसमें बहुत चिकनाहट होता है मुल्तानी मिट्टी में, वो इसलिए क्योंकि उसमें क्ले बहुत अधिक मात्रा में होगा।
और इसीलिए आप काली मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी का यूज़ आप अपने चेहरे में और अपने बालों में लगाने के लिए भी करते हैं। इसलिए काली मिट्टी को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, काली मिट्टी को शैम्पू के लिए भी यूज़ करने वाला मिट्टी कहा जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, काली मिट्टी का उपयोग आप बालों में लगाने के लिए या अपने त्वचा में लगाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए काली मिट्टी को यहाँ पर नहीं है, सॉरी, इसीलिए काली मिट्टी का प्रयोग आप शैम्पू के रूप में भी करते हैं, इतना याद रखिएगा। समझ आ रहा है? तो सबसे उपजाऊ, सबसे जलधारण क्षमता, ये सभी आपको मैं बता दिया हूँ। बाकी कल की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के पांचों जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में मिट्टियाँ हैं उनको डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, जितना हो सके आप इसको दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।